देवभूमि, प्रकृति का वरदान उत्तराखंड, जहाँ हर मोड़ पर नई कहानी है, हर चोटी पर एक रहस्य है। यहाँ की फिजाओं में आध्यात्मिकता है और कण कण में वीरों की गाथाएं गूंजती हैं। लेकिन क्या इस देवभूमि का हर कोना समान रूप से विकास की रोशनी से जगमगा रहा है? क्या जिन पहाड़ों ने हमें अपनी गोद में लिया है, उन्हें वास्तव में वो सम्मान और विकास मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं? या फिर कहीं हम कुछ ऐसा तो नहीं छोड़ रहे जो हमारी नजरों से ओझल है? दोस्तों, आंकड़े चौंकाते हैं। उत्तराखंड का लगभग 86% हिस्सा पर्वतीय है और मात्र 14% मैदानी। लेकिन जनसंख्या का वितरण इस भौगोलिक सच्चाई से बिल्कुल उलट है। हमारी 52% आबादी इस छोटे से मैदानी हिस्से में सिमट गई है, जबकि विशाल पर्वतीय क्षेत्र में सिर्फ 48% लोग रहते हैं। ये कैसा विरोधाभास है? क्या यह सिर्फ प्राकृतिक भौगोलिक चुनौती है, या फिर क्या इसमें हमारी नीतियों, हमारी प्राथमिकताओं का भी कोई हाथ है? उत्तराखंड के ये ऊंचे पहाड़, ये दुर्गम वादियां कहीं पीछे तो नहीं छूट रही हैं? या फिर विकास के नाम पर इन्हीं की अनदेखी तो नहीं हो रही है? नमस्कार और स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड संवाद 1966 में। मैं हूं आपका दोस्त ओम प्रकाश। जैसा कि आपने अभी देखा, आज हम एक ऐसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका सीधा संबंध उत्तराखंड के भविष्य और यहाँ के करोड़ों लोगों की जिंदगी से है। आज हम बात करेंगे विकसित भारत @ 2047 के सपने में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की वास्तविक स्थिति पर। क्या सरकार का ध्यान पर्वतीय क्षेत्रों पर उतना है जितना मैदानी क्षेत्रों पर, या फिर कहीं विकास की दौड़ में हमारे पहाड़ पीछे छूटते जा रहे हैं? आज इस गंभीर विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जो उत्तराखंड के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को बहुत करीब से समझते हैं, जिनके पास वर्षों का अनुभव और गहरा ज्ञान है। श्री कुंवर सिंह रावत जी। अ, रावत जी, आपका स्वागत है उत्तराखंड संवाद 1966 में। धन्यवाद ओम प्रकाश जी। और आप सभी को उत्तराखंड संवाद 1966 में सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। रावत जी, आज का हमारा विषय बेहद महत्वपूर्ण है। विकसित भारत @ 2047 और पर्वतीय विकास की गहराई या पहाड़ी क्षेत्रों में विकास के नाम पर अनदेखी। उत्तराखंड के अधिकांश भूमि पर्वतीय है, लेकिन जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा मैदानी क्षेत्रों में केंद्रित है। रावत जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि उत्तराखंड के इस भौगोलिक और जनसंख्या वितरण के विरोधाभास को आप कैसे देखते हैं? और क्या यह अपने आप में एक संकेत नहीं है कि पर्वतीय क्षेत्रों से लगातार पलायन हो रहा है? जी, आप सभी को नमस्कार, जो भी पर्वतीय क्षेत्र हमारे और देश विदेश से देख रहे हैं दर्शक। जैसा कि हम लोग का एक विकसित भारत @ 2047 आज चर्चा का विषय है, और जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का नारा भी है कि ये 2047 में भारत को विकसित बनाना है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 में आजादी हुई थी अंग्रेजों से। तो अब 100 साल करीब पूरे होने जा रहे हैं। 100 साल में हमने क्या अचीव किया, क्या किया। तो जनरली आज हम उस परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड को देख रहे हैं। तो मैंने कई बार लिख के मुख्यमंत्री जी को भी लिख के दिया है कि 10 पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट जिसमें की आबादी सिकुड़ती जा रही है, कम होती जा रही है, और भौगोलिक स्थिति काफी बड़ी है। भूगोल हमारा काफी बड़ा है, लेकिन हमारी आबादी कम होती जा रही है। और वर्सेस 3 डिस्ट्रिक्ट, अब 3 डिस्ट्रिक्ट आप खास तौर पे बता दिया जाए कि भाई देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, इन्हीं की आसपास जो जीडीपी सारे ग्रोथ रेट का घूमता है, कि वो ये कहते हैं कि नंबर 1 पे इस समय हरिद्वार है,
सेकंड नंबर पे उधम सिंह नगर है, थर्ड नंबर पे शायद देहरादून है। फिर जो 10 पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट हैं उनका नंबर धीरे धीरे पीछे आता है। सबसे लास्ट में कोई बताता है कि बागेश्वर है या कोई चंपावत है इसके बारे में, या उत्तरकाशी है, इनके बारे में बताया जाता है कि भी ये सबसे पीछे। अब देखिए ये सारे जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं ये पीछे पिछड़ते जा रहे हैं और 3 डिस्ट्रिक्ट काफी आगे जा रहे हैं। और तो जनरली यदि वो पैसा कमा रहे हैं उसके बाद वो रेवेन्यू 90% रेवेन्यू इन 3 डिस्ट्रिक्टों में लग रहा है। तो आज हम एक बारे में चर्चा करते हैं। जब उत्तराखंड का क्रिएशन हुआ था, उत्तराखंड का जन्म हुआ था, तो उस समय उसका नाम उत्तरांचल क्यों रख दिया गया था। और फिर उसके बाद 2008 या 7 में फिर याद आया कि यार इसको तो उत्तराखंड करना चाहिए, फिर उत्तराखंड कर दिया गया। तो क्या वो उत्तरांचल 3 डिस्ट्रिक्टों के लिए है तो उत्तराखंड 10 डिस्ट्रिक्टों के लिए, यानी उत्तरांचल विकसित है और उत्तराखंड बैकवर्ड है 10 डिस्ट्रिक्टों वाला। तो ये भौगोलिक स्थिति की बात आ रही है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मूलभूत सुविधाओं का नहीं होना, आज भी नहीं होना। अब कई बार ये चीजें आती है सामने कि आपने ऑल वेदर रोड तो बना दी है, ऑल वेदर रोड के आप 10-20 किलोमीटर ऊपर चले जाइए, जो उनकी रोडें हैं उन रोडों की हालत देखिए। आज भी उत्तरकाशी या कई चमोली डिस्ट्रिक्ट में दूर दराज से कई चीजें ऐसे लोगों को डोली में या उसमें लाना पड़ता है, क्योंकि रोड्स वगैरह नहीं है। रोड्स हैं तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, गुणवत्ता नहीं होने के कारण से, अस्पताल नहीं होने के कारण से। अब ये नहीं कि चारधाम में यात्रा पर और रोड भी आपने चौड़ी कर दी है, उनमें डॉक्टर की तैनाती कर दी है, उस पीरियड में जो 6 महीने की तैनाती उनकी होती है। तो अब क्या होता है कि वो यात्रियों को देखते हैं, वो उनको नहीं देखेंगे। यदि वहां किसी की तबीयत खराब होती है और तो उस समय ये बड़ी प्रॉब्लम आती है, उनको कहते हैं आप जाइए अब हॉस्पिटल में, जबकि वहां पे डॉक्टर अवेलेबल होते हैं। तो ये कई चीजें होती हैं, तो ये असमानता है बहुत ज्यादा। अब मैदानी क्षेत्रों में तो आपने हॉस्पिटल खोल दिए और सब जगह पे स्कूल वगैरह सारी सारी चीजें हैं, मतलब सारी सुविधाएं जो अच्छी अच्छी गुणवत्ता है वो सारी चीजें वहां पे रखी हैं। तो वो क्यों नहीं है पर्वतीय क्षेत्रों में? क्या पर्वतीय क्षेत्रों के मामले में क्या दोहरे मापदंड है क्या, क्या कुछ अलग अलग? और जो रोजगार रोजगार भी आपने सारे 3 डिस्ट्रिक्टों में खोल दिया है। जब आप उसका रेवेन्यू भी जो 3 डिस्ट्रिक्टों का मतलब उत्तराखंड का 90% रेवेन्यू जो लगता है 3 डिस्ट्रिक्टों पे लगता है, तो बाकी 10 डिस्ट्रिक्टों में शायद कुछ पर्यटन से है। चमोली में जैसे बद्रीनाथ है और रुद्रप्रयाग प्रयाग में केदारनाथ है, गंगोत्री यमुनोत्री उत्तरकाशी में है। इनमें जरा सा छोड़ कर बाकी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में उसी में यदि हम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के बाहर चले जाए, उस शहर के बाहर, तो शायद मुझे लग रहा है वहीं परिस्थितियां वही हैं सामने। और एक चीज है मतलब रोजगार तो फिर नहीं है, रोजगार कुछ शेड्यूल वगैरह कुछ बने हैं तो वो चीजें हो रही हैं। और शहरीकरण के बारे में माननीय मोदी जी ने अभी बताया था कि भी हम लोग 30% के आसपास अभी शहरीकरण है हमारा, 70% लोग अभी भी गांव में रहते हैं। लेकिन उन्होंने एक टारगेट दिया कि 22 साल के अंतर्गत कम से कम हमको 67% या 70% के आसपास, मतलब 30% जो है आबादी गांव में रहेगी और बाकी जो शहर है यानी टियर 1, 2, 3 वाले जो टियर हैं सिटीज हैं उनमें रहना स्टार्ट कर देगी। तो तभी हम काफी चीजें हो सकता है। तो शहरीकरण की तरफ आकर्षण युवाओं का तो खासतौर पर बड़ा ही है। उसका कारण क्या है कि उनको रोजगार चाहिए, तो रोजगार वहां पे शहर के पास ही मिलता है। तो शहर गांव में कोई रोजगार का इन्होंने व्यवस्था कुछ की नहीं है, पॉलिसी का प्रॉब्लम है क्या है, और भी है, मार्केटिंग नहीं है, कई कई चीजें और अच्छे मार्केट या कई और चीजें जीवन शैली में जैसे जैसे चेंज आ रहा है आप ये देख रहे हैं। तो दूसरी बात है जो पलायन पलायन तो इसी से रोजगार से जुड़ा हुआ है। रोजगार नहीं होने के कारण से पर्वतीय एरिया में वो करीब करीब सभी लोग वो लोग शहरों की ओर जा रहे हैं। तो इसमें गवर्नमेंट आने वाले टाइम में क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती ये तो हम आगे इसमें फिर चर्चा होगी। तो ये कई चीजें हो रही है, कई हमारी जो अनमोल धरोहर हैं वो चीजें हैं इस अभाव में होने से सारी विलुप्त होती जा रही हैं। तो ये आंकड़े एक डरावने वाले आंकड़े हैं। यदि अभी भी जागृत नहीं हुए तो उत्तराखंड जो बना था पर्वतीय जिलों के लिए, पर्वतीय राज्य की जो परिकल्पना की गई थी वो
25 साल के बाद भी जीरो उपलब्धि के साथ है, ऑलमोस्ट कुछ नहीं है। तो इस बारे में बहुत सारी चेंजिंग कुछ आ रही है। तो पर्वतीय बनाम मैदानी, यानी मैं बता रहा हूँ 10 डिस्ट्रिक्ट वर्सेस 3 डिस्ट्रिक्ट। 3 डिस्ट्रिक्ट में सब कुछ है, 10 डिस्ट्रिक्टों में वही सिस्टम है। जो मतलब शहर का आदमी गांव की ओर जाता है, जहां जहां वो पर्वतीय पर्यटन है, वहां रोडें अच्छी बना दी गई है, बाकी जगह कुछ नहीं। मैंने वही वही बोला ना, उस डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाइए या नैनीताल के बाहर जाइए तो देख लीजिए आप कैसी रोड है। वही बेताल घाट का एरिया देखिए ना, तो वहां पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, कई चीजें होती है। और दोस्तों, पलायन एक गंभीर चिंता का विषय है और यह केवल आंकड़े नहीं बल्कि हमारे गांव, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान के खोने का संकेत है। यदि हमने इस पलायन को नहीं रोका तो हमारे पर्वतीय क्षेत्र खाली हो जाएंगे और हमारी अनमोल विरासत लुप्त होने के कगार पर आ जाएगी। रावत जी, आपने बिल्कुल सही कहा, पलायन एक गंभीर चुनौती है। अब मेरा अगला सवाल यह है कि इन आंकड़ों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा विकास के नाम पर ज्यादा ध्यान कहाँ दिया जा रहा है? क्या पर्वतीय क्षेत्रों में या फिर मैदानी क्षेत्रों में? आपके अनुभव और विश्लेषण के आधार पर आप क्या मानते हैं? देखिए, बात आपने सही की है, ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। इसके बारे में देखिए, मैदानी वर्सेस जो पहाड़ी, दोनों चीजें बोली जाती हैं। तो उसमें हमारे जो पहाड़ का आदमी है वो भी नीचे आ गया। अब गवर्नमेंट जो क्या सोच रही है गवर्नमेंट के बारे में, देखिए जो एनडी तिवारी जी थे, एनडी तिवारी जी ने, उनको काफी उद्योग मंत्री रहते हुए काफी अनुभव था, और उन्होंने उत्तर प्रदेश की भी कमान संभाली थी और उत्तराखंड की भी कमान बाद में संभाली। तो इस कारण से उनका एक्सपीरियंस को देखते हुए उनको सरकार में मतलब मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो इस कारण से उन्होंने 2 सिडकुल का निर्माण किया था। एक सिडकुल जो रुद्रपुर में है, उसका निर्माण किया, वो सारे एरिया को कवर करता है। उसमें उन्होंने सब्सिडीज वगैरह कई चीजें ऐसे दिलवाई। दूसरा सिडकुल इन्होंने बाद में हरिद्वार में बनवाया, तो अब आप ये बात क्लियर कट है कि भाई ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट है, अब जो देहरादून का सेलाकुई एरिया है वो भी इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है। तो इसमें सारी सारी जो कुछ जैसे डोईवाला में शुगर मिल्स है और कई चीजें ऐसी ऐसी हैं। अब यहाँ पे क्या कर दिया लोगों ने, जो पलायन होने की वजह से ये सारे जो 3 डिस्ट्रिक्टों में आकर के लोग बसने लग गए। और उसके अलावा वो हम आपको कोटद्वार, पौड़ी का कोटद्वार और नैनीताल का हल्द्वानी और रामनगर, ये सब एरिया में भी ये आकर के बसने लगे। ये कभी कभी ऐसे फलपट्टी वाला क्षेत्र है, जो इंडस्ट्रियल बेल्ट ये नहीं है। इंडस्ट्रियल बेल्ट ये 3 डिस्ट्रिक्टों की है। इसमें साफ लिखा गया है कि 3 डिस्ट्रिक्टों में इंडस्ट्रियल बेल्ट बनाई जाएगी। तो और देहरादून का जो मैदानी वाला हिस्सा है उसमें साफ बोला गया है, चाहे आप एग्रीकल्चर लैंड से उसका वो कीजिए या उस तरह से मतलब। तो ये 3 डिस्ट्रिक्टों में सारे सारे प्रोजेक्ट लगने थे। ये मैं कई बार बोलता हूँ, तभी ग्रोथ रेट बढ़ेगा। ये एनडी तिवारी जी के टाइम में ही ये डिसाइड कर दिया गया था कि उत्तराखंड को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, 3 डिस्ट्रिक्ट वर्सेस 10 डिस्ट्रिक्ट, इसीलिए हम कहते हैं। तो उनका ये था कि यहाँ पे पब्लिक को न बसा करके प्रोजेक्ट लगाए जाएं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए जाएं, जिसमें उन्होंने काफी इंडस्ट्री, नेस्ले, गोदरेज, टाटा मोटर्स और भी बहुत सारे एस्कॉर्ट्स का और कई चीजें यहाँ पे लगी हैं। तो गवर्नमेंट इस ओर अब कुछ धीरे धीरे कर रही है। अब हमने बताया कि प्राक खुरपिया के बारे में लोग शायद जानते ही नहीं है, तो आने वाले फ्यूचर का बहुत तगड़ा प्लानिंग है। ये खटीमा के पास ये वाला जो रुद्रपुर सिडकुल के जरा सा दूरी पर ये इसको बसाया जाएगा। तो इसलिए अब हो क्या रहा है कि निवेश हमारे यहाँ ओनली निवेश जो आ रहा है, वैसे तो जनरली अभी निवेश कितना आ रहा है ये हमें पता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लंदन की भी यात्रा की थी, तो उसके बारे में उन्होंने कितने मेमोरेंडम साइन किए थे। तो वो और आ करके वो उनका क्या अभी तक रिजल्ट निकला, मुझे लग रहा है करीब 6 महीने साल भर तो होने जा रहा है। और उसके बाद इन्होंने एक मीट भी बुलाया था, इन्वेस्टर मीट, वो भी देहरादून में किया था। मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था कि उसको आप पंतनगर में कीजिए करके या रामनगर में कीजिए, तो शायद कुछ इन्वेस्टमेंट कुछ आएगा। तो जैसे हम आजकल माननीय योगी जी का भी उदाहरण देते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके पास खैर तो काफी बड़ा एरिया है। तो उनका भी जो सबसे नंबर 1 पे जो इन्वेस्टमेंट, जो मीट का जो इन्वेस्टमेंट एरिया है वो नोएडा है। और उसके बाद फिर और ये कुछ मेरठ का एरिया आता है, कुछ और लखनऊ वगैरह ये साइड में। मतलब
7, 8, 10 की उन्होंने रैंकिंग किया था। वैसे हिसाब से हमारे यहाँ भी उत्तराखंड को, चाहे छोटा स्टेट है, उसकी भी रैंकिंग होनी चाहिए कि कहाँ सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आ रहा है। अब पहाड़ी एरिया में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा? पहाड़ी एरिया में हमने आपको बताया कि वहां पे एक किसी तरह से भी वहाँ जो लैंड की अवेलेबिलिटी है, या लैंड, आज ही मेरी किसी से बात हुई थी, वो कि पौड़ी साइड के हैं वो लेडीज से, तो वो लोग कहते कि हमने तो खेती बाड़ी सब छोड़ दी है। तो उन्होंने कहा भैया ये तो दिल्ली ऐसा ही हिसाब हो गया है कि कोई काम कुछ करना नहीं। तो अब वो लैंड वहां पे अवेलेबल है, लैंड कौन करेगा, क्या करेगा, किस तरह से? तो अब उसमें हमने सुझाव दिया था एक, उसमें कि मल्टीनेशनल कंपनीज के कुछ ऑफिसेस, आईटी सेक्टर की कंपनीज ये टाइप की आए, वो जो अपने बड़े ऑफिसेस खोलें, ये खोलें, तो इस तरह से ये इन्वेस्टमेंट आ सकता है। इस तरह अब मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, जो आप 3 डिस्ट्रिक्टों में बना रहे हैं, वो आप हिली हिली एरिया में उनकी रिहाइश बनाइए, वहां पे जैसे स्टूडियो टाइप के बनाइए या कुछ ऐसे करके। और छोटे एमएसएमई सेक्टर के भी छोटे छोटे उद्योग बन सकते हैं, जैसे डेयरी फार्मिंग है, ये कई चीजें हैं, कई कई जो इन्वेस्टमेंट ऐसे आ सकते हैं। अब ये बताना पड़ेगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट किस टाइप की हो सकती है। अब ये नहीं है कि मिलेट्स वगैरह, ये प्रधानमंत्री जी ने बता दिया, प्रधानमंत्री जी का काम है आपको गाइडलाइंस देने का, कि आपको डायरेक्शन देने का, आप ये काम को कीजिए। धरातल पे आपके जो नौकरशाह हैं उनको करना है, और साथ में ब्यूरोक्रेसी के साथ लीडरशिप को भी करना है। कि हरीश रावत जी ने कोशिश किया था, मैं विशेष नाम नहीं लूंगा किसी का, कि कहते हैं यार वो पार्टी का है, ये पार्टी का है, इससे कोई मतलब नहीं है। जिनका शासन है, जो मुख्यमंत्री है, उनका नाम तो लेना पड़ेगा। आदरणीय खंडूरी जी का भी नाम लेता हूँ, उन्होंने की एक जो कई हाईवेज ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे उत्तराखंड में उन्होंने हाईवेज देने की बात की, उनको जरा अच्छा किया था। जिनका जो काम करेंगे उनका नाम लिया जाएगा। तो जो हरीश रावत जी की बात कह रहा हूं मैं, उन्होंने जब इस ओर ध्यान दिया था, उनमें 3 मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने की गैरसैंण विधानसभा भवन बनाने के लिए तैयार कुछ किया था। उसमें विजय बहुगुणा जी स्टार्ट किया था, और उसके बाद हरीश रावत जी ने उसको बनाया। फिर उसके बाद स्टेटस दिया ग्रीष्मकालीन राजधानी का त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने। तो तीनों ने नाम लिया, मैं नाम ले रहा हूँ। तो उसमें से एक लीडर ने, किसी ने बोला था कि ये गैरसैंण विधानसभा भवन क्या किस लिए बनाया, ये कोई भैंस बांधने के लिए बनाया गया है? तो इस तरह का जब ये कोई मतलब ऐसी बातें कोई करते हैं, तो एक सवाल उठता है लीडरशिप पे भी और ब्यूरोक्रेसी पे भी। तो लीडरशिप नहीं चाह रही तो ब्यूरोक्रेसी कहाँ से चाहेगी? तो अब वो 10 डिस्ट्रिक्टों जो मूल धारणा के लिए उत्तराखंड को बनाया गया था, उसी पे आप पर्सन चेन लगाने लगे हैं। तो राजनीतिक दबाव ये भी होता है। एक कोई हरिद्वार के नेता थे, तो उन्होंने उनके सामने एक प्रस्ताव लाया गया था कि एक बोर्ड बनाया जाए, उसको गैरसैंण में बिठाया जाए, गैरसैंण में उसके, उन्होंने कहा गैरसैंण में क्या करना, वहां तो कुछ है ही नहीं, वहां पे बंजर है, वो तो सब है ये। तो उन्होंने कहा भाई ये जो है आप इसको कहीं हरिद्वार में कीजिए। तो ये क्या होता है, वो हरिद्वार के लीडर हैं, तो उन्होंने हरिद्वार में खिंचवा दिया उसको, उसका ऑफिस हरिद्वार में बना दिया। जो कुछ देहरादून के, तो देहरादून में करवा दिया, कुछ उधम सिंह नगर के, तो उधम सिंह नगर में करवा। उधम सिंह नगर में तो खैर इन्वेस्टमेंट आ ही रहा है काफी कुछ। उधम सिंह नगर के बारे में ये बात क्लियर भी है कि भाई वो पूरे उत्तराखंड को अपना खाद्यान्न से भरपूर चीजें सपोर्ट कर सकता करके, तो कहीं से भी उत्तराखंड के बारे में। इसलिए अब जो प्रशासनिक जो सुविधाएं हैं, प्रशासनिक सुविधाएं, आज आपने देखा होगा पलायन उद्योग, जो पलायन आयोग के जो नेगी जी थे, वो लास्ट में वो भी पलायन करके पौड़ी से उनका ऑफिस बनाया गया था, वो भी देहरादून ही आ गए थे। अब पौड़ी से बहुत सारे ऑफिस सारे देहरादून शिफ्ट कर दिए इन्होंने। भाई क्यों किए बताइए? और ऐसे ही आप कहेंगे कि यार बहुत सारे ऑफिसर्स को इधर डिवीजन से हटा करके यहाँ ले आइए। हम मतलब आप भी कहें यार नैनीताल की जो कमिश्नरी को उठा करके सीधा आप कुमाऊं कमिश्नरी को आप सीधा उधम सिंह नगर में ले आइए। तो ये कोई बात तो नहीं है ना, ये किस लिए? ठीक है, वो वहां बैठते हैं, चाहे पर्यटन नगरी है, उस पर काफी इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा बहुत खर्च होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में पैसा कब खर्च किया जाएगा? वहां की जो प्लानिंग है, स्कीम है, बिल्कुल मतलब कोई उनका यूज नहीं है, कोई कुछ नहीं, खाली पैसा पैसा खर्च करना है। ये पैसा आम आदमी का ही पैसा है जो आप खर्च करते हैं, आपको दिया जाता है खर्च करने के लिए, कि भाई आप इनको लगाइए, विकास पे लगाइए। अब इनकम टैक्स के पेई ने पैसा दिया है, और तो ये एक आम कंज्यूमर ने दिया है, तो आम आदमी समझ जाते हैं सरकार का पैसा है। तो जो इन्वेस्ट, ये प्रशासनिक चीजों के बारे में हम ये चीजें बता रहे हैं, तो सरकार की जो योजनाएं जो है धरातल पे, खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्र के धरातल में तो नहीं आ रही, बहुत नहीं, क्योंकि वहां पे
नौकरशाह, जो बड़े नौकरशाह, वो तो जाना नहीं चाहते, उनका इतना मोह वहां से है, प्लेन से है, तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहते। मैं तो कई बार दिमाग में ये आता है कि क्या ये 3 डिस्ट्रिक्टों को एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें बना दी जाए, या और जो उत्तराखंड के जो 10 पर्वतीय क्षेत्र हैं उनको वहां पे गैरसैंण में उनको उनके लिए एक व्यवस्था कर दी जाए, उनकी फंडिंग वंडिंग सारा सब कुछ वहीं पे किया जाए, और इनका चाहे देहरादून जहां मर्जी करें ये इस तरह से। तो ये क्यों हो रहा है? 90% रेवेन्यू आप पूरा देहरादून पे या उन पे लगा दे रहे हैं। वहां की रोडें चकाचक हैं। इवन मैं अभी हल्द्वानी गया था, हल्द्वानी की रोड इन्होंने अच्छी बनाई है, लेकिन सवाल ये उधर गांव में बेताल घाट की साइड में जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, वहां पे देखिए आप क्या हालत है। खनन के हिसाब से सारे के सारे वहां पार्ट तरक करे। दोस्तों, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका सीधा जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सरकारें अक्सर संतुलित विकास की बात करती हैं, लेकिन यदि हम वास्तविक स्थिति और जमीनी हकीकत को देखें, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मैदानी क्षेत्रों पर विकास का जोर कुछ ज्यादा ही रहा। रावत जी, आप तो ये बहुत अच्छी बातें कही। अब अगर हम विकसित भारत 2047 एट द रेट 2047 के लक्ष्य की बात करें, तो क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की वर्तमान विकास दर इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी, या इसमें मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है? यदि परिवर्तन की आवश्यकता है, तो वे क्या होने वाले हैं? हाँ, जैसा कि विकसित भारत एट द रेट 2047 का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में, तो वैसे ही उन्होंने बोला है कि आप विकसित राज्य बनना है तो तभी विकसित राष्ट्र बनेगा। उसी के बारे में मैं आगे बता रहा हूँ कि भाई उत्तराखंड को भी विकसित राज्य बनना है, तब जाकर के हम बूंद बूंद से घड़ा बनता है, घड़ा बढ़ता है, तभी जाकर के विकसित भारत की उसमें आएंगे। अब वो हम भी अभी तक हम चलो हम क्रिटिसाइज वाली बातें भी होती है, सारी बातें होती है, हम क्रिटिसाइज किसी को भी नहीं कर रहे, तो क्योंकि मुख्यमंत्री इतने बदले हैं, कोई एक मुख्यमंत्री तो रहे नहीं है, तो वो सभी कहते हैं कि हमारे शासनकाल में नहीं हुआ हमारे। अब जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट के बारे में, आप ग्रोथ रेट आप किसका दिखा रहे हैं? पर कैपिटा इनकम आप एक हरिद्वार के आदमी की है, जिसमें कि मैंने बताया ना आपको कि भी वहां पे लगातार टूरिस्ट आता है, लगातार आता है, कुछ तो हरिद्वार से गंगा स्नान करके वापस चले जाता है। तो वो उससे क्या क्या हो रहा है, वो जो ग्रोथ रेट में उसमें काफी पर कैपिटा इनकम में, उनकी इनकम में हरिद्वार में फायदा होता है, चाहे वो वहाँ रहन सहन करें, चाहे खाना पीना करें, चाहे वो कुछ भी करें, जितना टाइम स्टे करने का होता है, जो भी वहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं उस तरह से। कई जैसे अब पतंजलि वालों ने, अपने रामदेव जी ने वो खोला है। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये उत्तराखंड की तो सारी जो भूमि है पर्वतीय जो है वो बिल्कुल यानी बिल्कुल भरी पड़ी है, देवलोक से समझ लीजिए, देवताओं से भरी पड़ी है। जहाँ जहाँ आजकल आप जाएंगे तो सब जगह पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है, किसी की पूजा चल रही है, किसी की कुछ चल रहा है, तो अलग अलग। तो पर्वतीय क्षेत्रों का जो कल्चर है वो बिल्कुल सब कुछ अलग है। अब आपने बोला कि हरिद्वार की ज्यादा पर कैपिटा, 3 डिस्ट्रिक्टों को आपने ऊपर रख दिया है, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और देहरादून, क्योंकि आप पैसा भी इन्हीं से अर्न कर रहे हैं, पैसा इन्हीं में खर्च कर रहे हैं। तो क्या आप 10 डिस्ट्रिक्टों की ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं? कैसे बढ़ाई जाए? अब बढ़ाई क्या जाए? देखिए, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आईआईएम अहमदाबाद से पढ़े हुए बच्चे, आईआईटी एनआईटी से पढ़े हुए बच्चे, और दूसरा एक आनंद डिस्ट्रिक्ट में शायद एक रूरल मैनेजमेंट का एक इंस्टीट्यूट है, वो शायद अभी अब शायद कोई विश्वविद्यालय बन गया है, तो मैं क्लियर में अभी बता नहीं पा रहा हूँ, है गुजरात में ही। तो वो जो है ना, वो पूरा रूरल बेस्ड इकोनॉमी को कैसे ऊपर लाना है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, क्या करना है, उस टाइप के ऑफिसरों को, मैनेजमेंट वाले ऑफिसरों को तैयार करते हैं। तो वो ऑफिसर हमारे यहाँ नहीं है, क्यों नहीं है, कैसे नहीं है? या तो आप 10 डिस्ट्रिक्टों की ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए आप गैरसैंण को कंसीडर कीजिए, गैरसैंण में बैठिए, वहां पे आइए। अभी योगा डे भी मनाया जा रहा है, बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री के आदेश हुआ होगा, या उनसे, और मुख्यमंत्री जी भी काफी कोशिश कर रहे हैं। तो 10 जो एम्बेसडर आए हैं, टॉप के एम्बेसडर शायद वो आ रहे हैं वहां पे,
तो अच्छी बात है, हमारी भी शुभकामना है कि ताकि हमारे 10 पर्वतीय डिस्ट्रिक्टों का ग्लोबलाइजेशन हो और वो उनमें इन्वेस्टमेंट आए। विलिंगनेस ऑफिसर हैं वो उनको भेजा जाए, नहीं तो ऐसे ऑफिसर को रिक्रूट किया जाए, रूरल कैडर बनाया जाए अलग से। रूरल कैडर में 10 पर्वतीय डिस्ट्रिक्टों को डालिए तो वो बनाइए, और 3 डिस्ट्रिक्टों के लिए आप अलग से, अब मैं कह रहा हूँ ब्यूरोक्रेसी को भी अलग कर दीजिए, उनके सबको अलग कर दीजिए। वो 3 डिस्ट्रिक्टों का अलग कर दीजिए, 10 डिस्ट्रिक्टों को अगले 22 साल के अंदर, तभी आप विकसित उत्तराखंड बन पाएंगे। नहीं तो विदाउट उनको सोचे हुए, और खासतौर पे जो हमारे उत्तराखंड मूल पर्वतीय राज्य की जो कॉन्सेप्ट था, वो तो फिर बन नहीं पाएगा। अभी भी टाइम है, अभी भी कुछ कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि आप फंडिंग, आप जो उत्तराखंड के गैरसैंण विधानसभा पहाड़ी एरिया है, ठंडा एरिया है, उसमें बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि मूलभूत सुविधाएं कैसी होती हैं करके। तो हमने सुना है कि कभी वहां ठंड लग जाती है, कभी गर्मी तो लगती है, ठंड ज्यादा हो जाती है वहां पे। तो इस कारण से राजनेता भी, ब्यूरोक्रेट भी शायद कोई भी जाना पसंद नहीं करते। तो इससे एक निश्चित मॉडल नहीं बनेगा। जो विलिंग ऑफिसर हैं उनको रिक्रूट करें, उनका रूरल कैडर बनाएं, वो उनको रहना रूरल में ही है, वहां तो अपॉइंटमेंट लेते हैं, सीधा देहरादून पोस्टिंग कर लेते हैं। तो फिर फायदा क्या है, वहां पे ना टीचर है, ना कुछ, ना हेल्थ सुविधाएं हैं, ना कुछ भी नहीं। तो ऐसा एक अच्छा बनाए। हमारा सुझाव है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नीडी पर्सन है, जिनको अच्छी ये वैसी नौकरी चाहिए, उनको ट्रेनिंग करवाइए। और जो जिन्होंने प्लेन में रहना, प्लेन में रहिए। उनको ये नहीं कि उनको ज्यादा, आप 70% रूरल एरिया के लिए रिक्रूट कीजिए, 30% प्लेन्स के लिए रिक्रूट कीजिए। तो ये हमारा एक सुझाव है। जैसे भी माने, हम किसी को क्रिटिसाइज, ब्लेम नहीं कर। जी जी रावत जी, विकसित भारत @2047 का लक्ष्य तभी प्राप्त हो सकता है जब देश का हर कोना, हर नागरिक विकास की दौड़ में शामिल हो। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की वर्तमान विकास दर दुर्भाग्यवश इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक नहीं होगी। इसमें मूलभूत और क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है। इन मूलभूत परिवर्तनों के बिना विकसित भारत @2047 का सपना अधूरा रह जाएगा। खासकर उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए हमें पर्वतीय क्षेत्रों को केवल पर्यटन स्थल के रूप में नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और जीवन समुदाय के रूप में भी विकसित करना होगा। रावत जी, पहाड़ी क्षेत्रों का उद्धार किस तरीके से हो, क्या आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं? ये आपको ये बता दूं, मैं जिस मंत्रालय में काफी लंबे टाइम रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का DPIIT आजकल डिपार्टमेंट है उसका नाम, वो पॉलिसी बनाते थे इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में। तो वो ये बताया जाता था कि भाई कितना इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आ रहा है। पहले पूछा था कोई भी इंडस्ट्रियल घराना या कोई भी उद्योगपति, कोई फॉरेन का इन्वेस्टमेंट कहाँ पे, जहाँ पे भी आ रहे हैं, तो आप इस इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, इस इन्वेस्टमेंट से कितना रोजगार जनरेट होगा, यानी कितना एम्प्लॉयमेंट लोकल लोगों को मिलेगा। ये पहले से एक प्रश्न रहता है। और बल्कि विदेश मंत्रालय के लिए भी यदि कहीं बाहर जाते थे तो ये फैक्टशीट बनती थी, तो ये बताया जाता था। वही मैं चीज यहाँ बता रहा हूँ। अब आप कह रहे हैं कि जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में फैक्ट्री लगाने, फैक्ट्री वहां पे नहीं लग सकती है। उसका कारण क्या है, ये आपको बता दूं। जो काशीपुर के बाद में एक क्षेत्र आता है पिरूमदारा, वो रामनगर में आता है, और रामनगर में यानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। और उससे उधर की साइड में बिल्कुल जरा सा दूरी पे आप फलांग चले जाइए तो वो आ जाता है उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट का काशीपुर का पार्ट। अब सवाल ये है कि वहां पे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लग सकता है, क्योंकि ये क्लियर बताया गया है, ये जो फल पट्टी तो आप बना सकते हो, कुछ मकान बना सकते हो, लेकिन आप इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते हो ये 10 डिस्ट्रिक्टों में। तो इनको ना एक बिल्कुल सोचना पड़ेगा कि भाई आपको जब इनमें कोई फैक्ट्री नहीं लगाना तो पर्वतीय डिस्ट्रिक्टों में कहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा। अभी तक तो हम इसके बारे में सोच रहे थे। अब दूसरा, पलायन भी कैसे रुकेगा। एक बात क्लियर कट मैं आपको बता दूं, शायद गवर्नमेंट ने इस सब बारे में कुछ, पुलिस के बारे में खासतौर बोला कि जो रेवेन्यू पुलिस थी उसको रेगुलर पुलिस वालों को काफी एरिया दे दिया गया है। तो आप ये जहां से स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे जहां जहां से जा रहे हैं, वहां पे उनके किनारे किनारे आप ये बनाइए, मतलब छोटे छोटे सिटी, छोटे छोटे टाउन, 1 2 3 1 2 2 3 वाले बनाए।
वो छोटे नगर पंचायत बनाए, वो सारे एरिया को जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको नगर पंचायत में डालें। नगर पंचायत बनने से ही सिटी की तरफ एक पहला कदम होता है। तो क्या आपने देखा दिल्ली में कोई उद्योग है? दिल्ली में कोई उद्योग नहीं, सब बाहर कर दिए ये उद्योग, सारे इंदिरा में चले गए, चाहे गुड़गांव में चले गए, चाहे वहां चले गए। दिल्ली में आकर के लोग रहते हैं, एक मनी का सर्कुलेशन चलता है कि सुबह उसको चाय पानी से लेकर के खाना वाना से लेके सब कुछ चाहिए। तो उस दिल्ली का ग्रोथ रेट इसीलिए सब पर कैपिटल इनकम में हाईएस्ट जाता है। तो वैसे ही उस क्षेत्र का भी डेवलपमेंट होगा। तो हमारी मुख्यमंत्री जी से और खासतौर पर सेतु आयोग बनाए, सेतु आयोग ये भ्रमण करे और ये जितने भी स्टेट हाईवे हैं उनके किनारे किनारे टियर 3 का टाउन बनाने की बात करें, जिससे कि और स्मार्ट सिटी मिशन से भी वो 1 टियर प्रधानमंत्री जी ने बोला भी है हमको अर्बन एरिया की ओर जाना पड़ेगा, तो तब जाके हम विकसित राष्ट्र बनेंगे, विकसित राज्य बनेंगे, तभी जाके। तो इन्वेस्टमेंट जो मनी का सर्कुलेशन है, ये दिल्ली में मैंने ये आपको बताया, कोई यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं है, सारे प्रोजेक्ट इसके सराउंडिंग जो दिल्ली एनसीआर की जो कॉन्सेप्ट बनना है इसीलिए बनना है कि 2 करोड़ दिल्ली की आबादी और 5 करोड़ एनसीआर की आबादी। तो क्योंकि वो सारे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट होंगे, सारे होंगे किनारे किनारे, मेरठ से लेके मुरादाबाद से लेकर के पानीपत से लेके पता नहीं कहाँ मानेसर से सारे, उसमें पब्लिक चाहे दिल्ली में रहे वो अपना आना जाना मेट्रो से करे, इस तरह से तो आवागमन के अच्छी सुविधाएं दें। अब ये नहीं कि आपने सारी चीजें देहरादून में बना दी है और देहरादून से अलावा जो वहां से, ये बताइए ना रेवेन्यू कितना आ रहा है, रेवेन्यू कितना आ रहा है, कितना जनरेट हो रहा है, कितना क्या हो रहा है। अब उनको, वो आदमी को आकर के आपने एक कुछ स्लम क्लस्टर टाइप के बना दिया वहां पे। तो हमारा यही सुझाव है, तो आने वाले टाइम में सुविधाएं दीजिए, माननीय प्रधानमंत्री का करके अर्बनाइजेशन की ओर आपको बढ़ना पड़ेगा, उनको सुविधाएं देने। नगर पंचायत आप बनाए, मैक्सिमम नगर पंचायत बना दीजिए उनमें। मैं तो ये कहता हूँ कि रोड के किनारे भी जो आसपास है वो टैक्स से रिलेटेड, यानी जो गार्बेज है, ये है वो है, कई चीजों में काम लग सकता है। तो ऐसा नहीं कि छोटे छोटे उद्योग, जहां आदमी रहेगा वहीं सिविलाइजेशन होगा, वहीं सभ्यता होगी, वहीं आदमी के पैसे का सर्कुलेशन ऑफ मनी। में इसी बात को कह रहा हूँ। सुबह आपको एक गांव में मान लीजिए 100 किलो दूध चाहिए, तो एक कुछ कुछ वहां पे दुकानदार आएंगे, वो कहेंगे इतने कमीशन के थ्रू आंचल से दूध आ रहा है, इतने सप्लाई। मुझे गांव में जाता हूँ तो मैंने किसी से बोला, बोलते ठीक है आप कम से 10-20 किलो वाले कस्टमर ढूंढ लीजिए, 10 आदमी, तो मैं दूध मंगा देता हूँ। भाई वो तभी आदमी मंगाएगा ना कि जब उसकी खपत तब होगी जब आप उसको टियर 3 का टाउन बनाएंगे, वहां पे स्कूल भी देंगे, हॉस्पिटल भी देंगे, सारी सुविधाएं देंगे, दूसरे से ज्वाइंट सभी लोग। आपने देखा होगा कि सब्जी लेने या फ्रूट लेने आप जाते हैं, आप सोचते हैं अरे पूरे दिन ठेला लगा के बैठा रहता है, क्या वो कमाता नहीं है क्या? उससे आप पूछिए कभी कभी अंकल क्या आपने, वो उसमें क्या होता है कि वो सवेरे मंडी चले जाता है, वो शायद मुझे लगता है 2 बजे 3 बजे उठ करके 4 बजे तक मंडी पहुंच जाना है, वहां से सुबह सब्जी वब्जी लेकर के एक रोजाना का सर्कुलेशन है, रात को 10 बजे तक ये काम करना है, फिर उसका अगले दिन की तैयारी करनी है। यानी उसके पास कोई गलत काम सोचने के लिए टाइम ही नहीं। वो बिल्कुल, ये इसीलिए मैं कहता हूँ जो विकसित राज्य है, चाहे तमिलनाडु है, कर्नाटका है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, इनमें लगातार, मुंबई में हर आदमी उसके बारे में सोचता है कि मनी कहाँ से कैसे जनरेट किया जाएगा। अपना काम कीजिए बस। अब आप आवागमन कर रहे हैं तो आवागमन तभी आपको बसेस मिलेंगी, तभी आपको टैक्सियां मिलेंगी। अब तो कि भाई जैसे दिल्ली से यहाँ तक अप्लाई कर रही है लगातार टैक्सियां, इसी वजह से कर रही है कि आना जाना सुगम, लोगों को चाहिए सुगम बन के। वो दिल्ली से पैसा जनरेट कर रहे हैं, साल भर में एक बारी 10-20 हजार रुपए खर्च कर लिया आने जाने के लिए, वो उससे सुविधा उनको मिल गई। तो ये मनी का सर्कुलेशन होता है, इन्वेस्टमेंट भी यही होता है। अब गवर्नमेंट कहेगी यार चलो ठीक है आप टैक्स ही लगा दीजिए। मैं आपको बताऊं, हर बारी किसी भी चीज पे आपने बोला कि रोड के, आप एक चीज है कि रोड के किनारे दाएं बाएं दोनों साइड में जो होता है कमर्शियल प्रॉपर्टी कहलाती है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में तो और टैक्स लगता है। अब रोड के किनारे वो दुकान भी खुल सकता है, वो पंचर की दुकान से लेकर के डिपार्टमेंटल स्टोर सब कुछ खुल सकता है, क्योंकि जो सड़क के किनारे जो जाएगा वो कमर्शियल, एक वो उसमें कमर्शियल टैक्स इम्पोज किया जा सकता है। ये रेजिडेंशियल अलग अलग होते हैं।
तो वो आपको ना एक इसके अर्बनाइजेशन के बारे में देखो, हमारे यहाँ बागेश्वर से लेके सतपुली से लेके श्रीनगर से लेके ये शहर की ओर बनते जा रहे हैं, और भी शहर बनाइए ना। अब जहां जहां पे ऐसा एरिया है जो नीचे, क्योंकि पहाड़ों में नीचे कुछ जगह प्लेन होता है, वहीं पे शहर बना दीजिए। अब आपको हर चीज के लिए अल्मोड़ा तो जाना, जब मेडिकल कॉलेज के लिए जगह चकोटिया में अवेलेबल थी, तो आप मेडिकल कॉलेज या मेडिकल हॉस्पिटल के लिए आपने उसको फिर अल्मोड़ा ही खींच लिया। अल्मोड़ा वो पहाड़ी को काटने में काटते काटते उनको 10 साल लग गए, अभी तो अब मेडिकल कॉलेज तैयार हुआ है। क्या चकोटिया में तो मुझे लग रहा है 1 साल में बन के रेडी हो जाता, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस नहीं था। यहाँ लोगों को ये भी पता नहीं था कि भाई यहाँ कुछ मेडिकल कॉलेज आने की संभावना है। उन्होंने उसको बोला यहाँ पे लोग मना कर रहे हैं, आज भी वो चकोटिया एयरपोर्ट के लिए मना कर देते हैं। अरे जब एम्बेसडर आपके यहाँ गैरसैंण में आ रहे हैं, आज एयरपोर्ट होता तो तुरंत, और भी आजकल आने वाले टाइम में यूएस के प्रेसिडेंट भी आ सकते हैं, जब उन्हीं के आदमी है वो, तो वो देखेंगे इस एरिया को। अब जब चकोटिया एयरपोर्ट 2017 में जब अप्रूव हो गया था, अभी तक वो बन ही नहीं पाया। अब बोला कि वो तो लैंड नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे, तो उतनी और जगह तो बन रहा है। यदि आप इसी एयरपोर्ट की जगह यदि आप कहते कि मेन अल्मोड़ा में बना दो, तो अल्मोड़ा में, अब अल्मोड़ा में तो कभी बन ही नहीं सकता, कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्योंकि ये बैकवर्ड एरिया है, इसको बोल दिया गया उनसे, नहीं आप अपनी जमीन मत दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। अरे उसकी तभी ये चीजें बन पाएंगी, इन्वेस्टमेंट भी आएगा, सभी चीजें आएंगी, बहुत सारी। तो मेरा ये सुझाव है, गवर्नमेंट अभी भी जागे तो 20-22 साल में, मैंने बोला है कि प्रधानमंत्री जी इस काम को कर सकते हैं। तो ये सारे एरिया, जितने भी ऐसे रूरल एरिया हैं, इनमें एक नगर पंचायत क्षेत्र अपनाइए, जहां जहां स्टेट हाईवे जा रहा है उसकी सुंदर चौड़ी सड़कें हो, और किनारे किनारे डिपार्टमेंटल स्टोर हो। क्या अमेजन का स्टोर वहां नहीं खुल सकता क्या? ये बताइए, क्या वॉलमार्ट का नहीं खुल सकता? क्या वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां, क्या गूगल का नहीं खुल सकता ऑफिस? क्या क्या आपके सादे क्षेत्र में नहीं खुल सकता? क्या क्या चकोटिया क्षेत्र में नहीं खुल सकता? सब जगह खुल सकता है। वो उधर वहां श्रीनगर में क्यों नहीं खुल सकता, बताइए? तो ये यहाँ की वो नहीं है, क्यों उनको पहले बोल दिया जाता है, नहीं आप देहरादून में दिखाते हैं, वहीं से वहीं भाई यही जगह, अभी हमारे पास पर्वतीय क्षेत्र, वहां कुछ नहीं है, नथिंग, ये बोल दिया। तो ये इस टाइप के अफसरों की ट्रेनिंग नहीं करा रखे, वो एक बना के वो इस टाइप से मुझे नहीं लग रहा है चलेगा करके। ये ऐसे बहुत इन्वेस्टमेंट आ सकता है। अब ये बहुत अच्छी पहल है, योगा डे में 10 इन्वेस्टर को बुलाना, ये बहुत बड़ी चीज है। आने वाले टाइम में इन्वेस्टर मीट की तैयारी भी वहीं करें। 10 पर्वतीय क्षेत्र में बोलिए कि हमने इन्वेस्टमेंट लाना है, तो कैसे स्विट्जरलैंड के पहाड़ी एरिया में कैसे इन्वेस्टमेंट आता है। तो ये वाली सारी चीजें वो हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी सोचें कि हम, ठीक है आप उसी में काम कीजिए, और उत्तराखंड के जो चीजें हैं, जो कल्चर है, उसको भी सेव करते हुए, ये नहीं कि यार विकास आप सीधा साधा आप अल्मोड़ा में कर दीजिए, पिथौरागढ़ में कर दीजिए, या फिर उधर जो मेन जो डीएम बैठते हैं वहीं पे सब आसपास सारी सुविधाएं चाहिए। भाई पब्लिक को क्यों नहीं सुविधा चाहिए? क्या वो पब्लिक के जो इनकम टैक्स के पैसे से तो डीएम को सैलरी मिल रही है? कहाँ से मिल रही है सैलरी, बताइए? ये सभी को सैलरी कहाँ से मिल रही है? ये बजट से तो मिल रही है। टैक्स, आप इनकम टैक्स से पैसा आ रहा है, और टैक्स लगा के पैसा आ रहा है, और वो पैसे से आपको सैलरी मिल रही है, आपको काम करना है। और नहीं तो आप फिर सेंटर से पैसा ला रहे हैं, सेंटर वाले भी तो कहीं से ला रहे हैं, या तो फिर लोन ला रहे हैं, तो लोन भी कैसे चुकाएंगे? तो इसके बारे में बहुत बड़ी परियोजना, बहुत बड़ी उसके बारे में बात करने की जरूरत है, सोच की है। जब तक पहाड़ का रुख नहीं करेंगे, तब तक पहाड़ के 10 पर्वतीय जिलों का बुरा हाल। अब जब प्रधानमंत्री जी का डायरेक्शन है, निर्देश है कि भाई आप इसको ऐसा कीजिए, तो करना पड़ेगा, वो करेंगे। मुझे लग रहा है कि शायद मुख्यमंत्री जी इस ओर काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और सेतु आयोग के पदाधिकारियों को भी हमारी शुभकामनाएं कि वो भी पर्वतीय क्षेत्रों की ओर रुख करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। देहरादून का जरा सा मोह हटाएं जी। इस बारे में मेरे तो ये मैंने साफ बोल दिया है कि जो भी नीचे का एरिया है उसको नगर पंचायत डिक्लेयर करें, और हमारा अर्बनाइजेशन की ओर ध्यान होना चाहिए। अब जो उसमें देखिए, एक बात और है, दिल्ली से गया हुआ आदमी क्या आप वो खेतीबाड़ी करेगा? वो पॉसिबल नहीं है। वो अपने उसके लिए एक आध गार्डनिंग वार्डनिंग कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता वो। तो क्योंकि जब वहां का आदमी मिट्टी पे हाथ लगाने को तैयार नहीं है, तो कहाँ से आदमी मिट्टी पे हाथ लगाएगा?
भाई आप गमले में भी सब्जी उगा रहे हैं। एक हमारे भाई साहब है वो गमलों में सब्जी उगाते हैं यहाँ पे। तो वो कहते हैं कि मेरा बस चले तो मैं गाँव में वो करूँ, लेकिन बस नहीं है, क्योंकि यहाँ पानी की सुविधा आपको दे रखी है। सारी चीजें आप, खाद भी आप कहीं से लेके आ रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं, वहां आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। खाद के लिए आपको पशु पालना पड़ेगा। तो वो चीजों से, अब ये नहीं कि कोई स्कीम आप ले आइए, वो स्कीम फिर तोड़ देती है धरातल पे, उसका कोई मीनिंग नहीं रहता। तो ऐसा पर्वतीय क्षेत्रों में जनरली स्कीमों के साथ यही होता आया है, और ये इसको चेंज करना पड़ेगा जब तक वहां नहीं बैठेंगे। मैंने बोला कि आईआईटी, एनआईटी और क्या आईआईएम से और रूरल मैनेजमेंट से, इन से जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो ऑफिसर के रैंक में आए और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करें। और जी रावत जी, इन मूलभूत परिवर्तनों के बिना विकसित भारत @2047 का सपना अधूरा रह जाएगा। खासकर उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए हमें पर्वतीय क्षेत्रों को केवल पर्यटन स्थल के रूप में नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और जीवंत समुदाय के रूप में भी विकसित करना होगा। बहुत ही व्यापक और महत्वपूर्ण सुझाव दिए रावत जी आपने। आपका यह विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही विषयों पर और भी चर्चाएं करें, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और उत्तराखंड संवाद 1966 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही